पुलिस अफसरान जो आज ये कहते हैं कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो उस वक़्त मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं थे। आज हम मज़हर तिब्बी के हवाले से वो बातें बताएँगे जो शायद ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को भी नहीं पता। एफसी कॉलेज में वो स्टूडेंट जाते हैं जिन्होंने मैट्रिक में टॉप किया हो, तो फिर ना तो वो मोटरसाइकिल चोरों के साथ बैठता है, ना खुद वो मोटरसाइकिलों को टापे उतारता है। ब्लैक ईगल के नाम से एक तंजीम बनी ताकि हामिद मीर जो आज एक मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी उस ब्लैक ईगल में शामिल थे। मजहर तिब्बी भी उस ब्लैक ईगल में उस वक्त शामिल था। कहा जाता है कि जी वो गैंगस्टर बना, तो फिर गैंगस्टर कैसे बना और क्यों बना? उनमें बहुत से सियासतदान, बहुत से पुलिस अफसरान उनको गैंगस्टर बनाने में शामिल हैं। गुलबर्ग के इलाके में एक मर्डर होता है जिसमें मजहर तिब्बी का, उसके भाई का नाम आ जाता है। वो हाईकोर्ट का बड़ा सीनियर वकील था जिसकी बहन का मर्डर होता है। कई ऐसे मुकदमे अगवा के, डकैती के, मजहर तिब्बी के खिलाफ झूठे भी दर्ज किए गए। क्रिमिनल हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज क्राइम एट एनी कॉस्ट। लेकिन कोई क्रिमिनल बनता कैसे है? उस पे झूठे मुकदमा दर्ज करके जब उसको इस नहज पे पहुंचाया जाता है कि वो क्रिमिनल बन जाए। उसकी वालदा को जब थाने ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसी सब इंस्पेक्टर ने इस्त्री लगाई उसकी वालदा के बाजू पे मजहर तिब्बी को पकड़ने के लिए कि आप बताएं मजहर तिब्बी कहाँ है। उसको मजहर तिब्बी और उसके साथ उसके 4 साथी थे, वो गाड़ी में जबरदस्ती बिठाते हैं और उस सब इंस्पेक्टर के सर में गोली मार के उसके बाद उसको टाउनशिप के कब्रिस्तान में ले जाकर एक दरख्त के साथ उसको हैंग करके फिर उसकी लाश को जलाया जाता है। आसफ अली जरदारी साहब वहां तक भी उसके राब्ते थे। एफसी कॉलेज का पढ़ने वाला एक नौजवान और इतने बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत के साथ कैसे राब्ते? वो जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, वो वाली बैरक थी जो मजहर तिब्बी ने कहा कि मैंने इसी में रहना है। तो फिर अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल था तो वह पुलिस एंड जेलर प्रोटेक्ट हिम। मजहर तिब्बी पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद कैदी था जो जेल की छत पर पतंगबाजी भी किया करता था। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, उनके पास ये सारा वाकया है। वो इन दोनों भाइयों के मोहल्लादार हैं। वो मुबीन भट्ट, उसने टीपू टक्का वाले पे भी फायरिंग की और 50 के करीब किराए के कातिल उसके साथ रहे। और भोला सुनहरा वो था जिसके पास पुलिस के आला अफसरान भी जाने से डरते थे कि यार फायरिंग कर देगा। जनरल जियाउल हक का तैयार हादसे में भी तिब्बी का हाथ था। कि मैंने जब देखा कि इंस्पेक्टर फिरोज के घर पे वो अलम लगा हुआ है तो मैंने उसको नहीं मारा। अब इंस्पेक्टर फिरोज को इस बात का नहीं पता था, तो मजहर तिब्बी ने पुलिस अफसरान के सामने ये कहा कि मैं आपके घर गया था लांचर मारने, रॉकेट लांचर मारने। तो उसी घर के अंदर जैसे ही गाड़ी गई तो उसकी गाड़ी पे फायरिंग शुरू हो गई और इतनी गोलियां बरसाई गई चारों तरफ से। तो वो गाड़ी जो है वो उस कोठी के अंदर मौजूद थी, इसको फिर क्रेन के जरिए उसको खींच के बाहर लाया गया और उस गाड़ी पर दोबारा फायरिंग की गई। अस्सलाम वालेकुम, एक डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान किंजा बशीर और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज शहराज निसार साहब। आज हम उनसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका इख्तिताम 1980 या 19 की दिहाई में तो हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी कहानियां चल रही हैं। गैंगस्टर मजहर तिब्बी कौन था, ये कहानी कहां से शुरू हुई और कहां इसका इख्तिताम होता है, ये सारी डिटेलिंग आज हम जानेंगे अपने गेस्ट शहराज निसार साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू किंजा। सर मजहर तिब्बी था कौन, इसकी कहानी कहां से शुरू हुई? किंजा बहुत शुक्रिया। मजहर तिब्बी के बारे में हमने पहले भी बहुत बात की है और आज फिर इसलिए जरूरत महसूस हुई है कि कुछ लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो मन घड़त है। अब आप खुद एमफिल की स्टूडेंट रही हैं तो आपको ये पता होगा कि एफसी कॉलेज में वो स्टूडेंट जाते हैं जिन्होंने मैट्रिक में टॉप किया हो। मजहर तिब्बी के जो वालिद वो 20 ग्रेड के ऑफिसर थे और गार्डन टाउन में 2 कनाल का बाबर ब्लॉक में उनका घर था। जब मजहर तिब्बी ने एफसी कॉलेज है वो ज्वाइन किया तो इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जब कोई इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड का बच्चा टॉप करने के बाद एफसी कॉलेज में जाता है तो फिर ना तो वो मोटरसाइकिल चोरों के साथ बैठता है, ना खुद वो मोटरसाइकिलों को टापे उतारता है। आजकल एक बात बड़ी हर जुबान ज़द-ए-आम है और हमारे एक भाई हैं जो रिटायर्ड हुए हैं पुलिस से अभी रिसेंट, वो बहुत अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से मुझे ये लग रहा है कि वो बिला वजह सीई का नाम ले रहे हैं कि सीई ने ये किया, ये बहुत मैं उनका नाम ही ले लेता हूँ, ज़हीरुद्दीन बाबर। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पुलिस में। लेकिन आज हम मजहर तिब्बी के हवाले से वो बातें बताएंगे जो शायद ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को भी नहीं पता। मजहर तिब्बी जब एफसी कॉलेज का स्टूडेंट था तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और उस दौर में ब्लैक ईगल के नाम से एक तंजीम बनी लाहौर में। उसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस
के लोग जो हैं वो शामिल थे, लेकिन उनकी जो कॉज थी उस वक्त वेलफेयर फॉर स्टूडेंट, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हामिद मीर जो आज एक मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे खुद रोल मॉडल हैं, वो इज वेरी ब्रेव पर्सन, वो भी उस ब्लैक ईगल में शामिल थे उस वक्त जब स्टार्ट हुई वो ब्लैक ईगल। उनके जो वालिद प्रोफेसर मीर वारिस मीर साहब, वो इतना पढ़ा लिखा घराना था कि वो कुछ करना चाहता था। हामिद मीर साहब ने खुद लीड किया तो ब्लैक ईगल बनी। बाद में जाके जब वो डी ट्रैक हुई उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हुए, लेकिन मजहर तिब्बी भी उस ब्लैक ईगल में उस वक्त शामिल था जब स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम किया जाना था। अब जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ਉਹਦੇ दोस्त सन ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिलों ਦੇ टापे लांदे सन, तो मैं अपने उस भाई ज़हीरुद्दीन बाबर जो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, रिटायर्ड हुए हैं पुलिस से, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे पुलिस एहलकार भी रहे हैं जो डकैतियों में मुलव्वस थे, उन पे मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन वो आपके भी जानने वाले थे, तो इट डजंट मीन कि उनकी सरपरस्ती आप करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब अगर मजहर तिब्बी की किसी के साथ सलाम दुआ थी और वो चोर था, डाकू था, व्हाटएवर इट इज, तो इट डजंट मीन कि मजहर तिब्बी जो है वो उनकी सरपरस्ती करता था। जो अपनी होंडा एकॉर्ड पर उस दौर में 86 में यूनिवर्सिटी आया करता था, जिसका बाप उस वक्त 20वें ग्रेड का ऑफिसर था और जिनके पास उस वक्त 2 कनाल का घर था गार्डन टाउन में, तो वो चंद 100 रुपए का मोटरसाइकिल का टापा नहीं उतारेगा, ना बेचेगा। मजहर तिब्बी के बारे में जो ये कहा जाता है कि जी वो गैंगस्टर बना, तो फिर गैंगस्टर कैसे बना और क्यों बना, आज हम ये भी बताएंगे। यही सवाल मैं आपसे करने जा रही थी कि एफसी कॉलेज में पढ़ा है। एफसी कॉलेज में देखा जाए तो आज के जमाने में एलीट क्लास पढ़ती है, एक एलीट क्लास का बच्चा, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट बेशक इंटेलिजेंट भी जाता है, तो एक एफसी कॉलेज में पढ़ने के बाद एक गैंगस्टर उस कैसे बना, गैंगस्टर तक की स्टोरी क्या है उसकी? किंजा हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं, एक लंबी तफसील है जी। कि जो मेहनत कश स्टूडेंट, अच्छी फैमिलियों से बिलोंग करने वाले वो गैंगस्टर बनते हैं। उनमें बहुत से सियासतदान, बहुत से पुलिस अफसरान उनको गैंगस्टर बनाने में शामिल हैं। हर गैंगस्टर की बैक स्टोरी भी होती है, हर गैंगस्टर की बैक स्टोरी होती है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात की आपने। मजहर तिब्बी के हवाले से भी ऐसी बात है। मजहर तिब्बी जो है उस बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, बल्कि आजकल ये भी बात की जा रही है कि जी वो जिंदा है, कि जिंदा है या मर गया। ये बड़ी एक मज़ाक़ा खेज बात है। मजहर तिब्बी का पोस्टमार्टम भी हुआ और हमने वो देखा सारा वाकया। थाना खंजरवाल में इंस्पेक्टर फारूक थे, उनकी मदईयत में मुकदमा दर्ज हुआ उस पुलिस मुकाबले का। तो उस पुलिस मुकाबले की भी असल कहानी हम आपको बताएंगे अपने नाजरीन के लिए कि वो वाकया था क्या, तफसील से बताएंगे। मजहर तिब्बी उसकी बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड थी, अच्छा, उसकी बहुत सी वजूहात हैं शौकीन थे। और शौकीन थे। कुछ लड़कियां खुद भी शौकीन थी अच्छा, उसके साथ दोस्ती करने में। देखिए अगर 86 में एक बंदा अप्लाइड फॉर होंडा अकॉर्ड पर कॉलेज आता है, और वो भी हैंडसम फिर ऑलरेडी, हाँ जी। तो बहुत सी लड़कियां उसकी फ्रेंड थी। एक लड़की की ही वजह से गुलबर्ग के इलाके में एक मर्डर होता है जिसमें मजहर तिब्बी का, उसके भाई का नाम आ जाता है। इसी दौरान एक इंस्पेक्टर थी आसमी खान, उसकी ननन जो आसमी खान इंस्पेक्टर जो बाद में एसपी रिटायर्ड हुई हैं, उनका जो खाविंद था रफीक खान, वो हाई कोर्ट का बड़ा सीनियर वकील था जिसकी बहन का मर्डर होता है। उस मर्डर में भी मजहर तिब्बी का नाम आ जाता है कि ये किसी प्लानिंग में शामिल था। अब एक गुलबर्ग वाला कत्ल, एक वो आसमी खान की ननन का कत्ल। मजहर तिब्बी उस दौरान जो है वो मफरूर हो जाता है, पुलिस को मतलूब होता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। दो अलग-अलग कत्ल है या एक ही औरत है? ये डिफरेंट वाकयात में मजहर तिब्बी जो है वो आ जाता है। उसके बाद हम आगे जाकर ये भी बताएंगे कि कई ऐसे मुकदमे अगवा के, डकैती के मजहर तिब्बी के खिलाफ झूठे भी दर्ज किए गए। हम देखें किसी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि क्रिमिनल हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज क्राइम एट एनी कॉस्ट, लेकिन कोई क्रिमिनल बनता कैसे है? उस पे झूठे मुकदमा दर्ज करके जब उसको इस नहज पे पहुंचाया जाता है कि वो क्रिमिनल बन जाए मजबूरी में। और कुछ ऐसे मामलात होते हैं, अब अगर मजहर तिब्बी पुलिस को मतलूब था तो मजहर तिब्बी के घर उसी गार्डन टाउन में जो 2 कनाल का घर था बाबर ब्लॉक में, वहां पर पुलिस जाती है। हमीद नामी एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और उसके साथ फोर्स जाती है वहां पे। मजहर तिब्बी के नाम मिलने पर उसकी वालदा को ले जाया जाता है वहां से। अब जो एफसी कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, फैमिली बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा है,
उसकी वालदा को जब थाने ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अच्छा। और बाज राय का ये भी कहना है कि उसी सब इंस्पेक्टर ने इस्त्री लगाई उसकी वालदा के बाजू पे मजहर तिबी को पकड़ने के लिए कि आप बताएं मजहर तिबी कहाँ है। तो ये बाज राय का कहना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्त्री नहीं लगाई, तशद्दुद किया। कुछ लोग कहते हैं जी थाने लेकर गए, कुछ देर बाद छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादती का निशाना भी बना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जलाने की बात जो है वो बहुत ज्यादा मुसद्दका है कि उसकी वालदा को इस्त्री लगाई कि मजहर तिबी कहाँ है। उसकी वालदा को जब उसके बाद छोड़ा गया तो उसने घर आके, अब उसको नहीं पता था कि मजहर तिबी जो है वो पुलिस को मतलूब है या किसी मर्डर में उसका नाम है। उसने अपने बेटे से राब्ता किया और उसको ये सारी रूदात सुनाई कि मुझे पुलिस पकड़ने आई थी, मुझे लेकर गई है, मुझे तशद्दुद किया है, टॉर्चर किया है, ज़हनी टॉर्चर किया है। फिर उसके बाद मजहर तिबी जो है वो लाहौर पहुंचता है और एक साबिक आईजी रहे हैं उनका नाम इस्तेमाल करके तो मजहर तिबी उसी सब इंस्पेक्टर को फोन करता है, हमीद को, कि आपकी जो प्रमोशन का केस है वो मैं करवा दूंगा। और उसी हमीद को मॉडल टाउन में बुलवाता है एक जगह पर। फिर वहां पर जब वो हमीद सब इंस्पेक्टर आता है तो उसको मजहर तिबी और उसके साथ उसके 4 साथी थे, वो गाड़ी में जबरदस्ती बिठाते हैं और उस सब इंस्पेक्टर के सर में गोली मार के उसको कत्ल कर देते हैं गाड़ी के अंदर। उसके बाद उसको टाउनशिप के कब्रिस्तान में ले जाकर तो उसकी लाश को जला दिया जाता है, एक दरख्त के साथ उसको हैंग करके फिर उसकी लाश को जलाया जाता है। अब मजहर तिबी जब जेल में गया तो उसके जो करीबी दोस्त थे, जो उसका एक हल्का अहबाब था, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मजहर तिबी ने पकड़े जाने के बाद इस बात की तस्दीक की कि जब मेरी माँ को इस्त्री लगाकर जलाया गया तो फिर मैंने उसी सब इंस्पेक्टर को इसीलिए जलाया था। लेकिन मजहर तिबी के बारे में आज ये कहा जाए वो जिंदा है, ये बड़ी ही मज़ाक़ खेज बात है जिसने भी की है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मजहर तिबी के बारे में पुलिस अफसरान ने तस्दीक की। उसके भाई, एक उसका भाई, सगा भाई, वो भी हम जाके तफसील बताएंगे वो मुकाबला हुआ कहाँ और मुकाबला करने वाला था कौन। लोग आज क्रेडिट ले रहे हैं, बहुत से लोग हैं, पुलिस अफसर हैं जो मजहर तिबी मैं मारे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बताएंगे कि डीआईजी रेंज थे तारिक परवेज, जो लाहौर में पहले डीआईजी रेंज थे, बाद में वो सीआईडी में चले गए। तो वो उनके पास इंफॉर्मेशन थी जब मजहर तिबी मतलूब था, वो हम आगे जाके अपने नाज़रीन को बताएंगे। सर ये क्लियर करें कि जब पहले मर्डर में पकड़ा गया मजहर तिबी, उसके बाद उसने जेल से कब निकला, रिहाई कब हुई उसकी, और फिर उसने वही रीत अपनाई अपनी। हर पुलिस अफसरान को कहा जाता है कि मारता था पहले और फिर जला देता था। नहीं देखो किंजा, ये उसकी लाइफ का सिर्फ एक वाकया है, लेकिन उसने बहुत से नाकों पे, पुलिस के नाकों पे उसने फायरिंग भी की, गुलबर्ग में भी उसने फायरिंग की। अब फोर्ट्रेस में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। ये बड़ी मजे की बात है कि मजहर तिबी ने, एक बहुत ही बाअसर शख्सियत थी उस वक्त, गवर्नर थे, उनकी बेटी से गाड़ी छीन ली है, वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन वो बाद में जाके तस्दीक भी हुई और वो मुकदमा खारिज हुआ कि वो उस बच्ची ने अपनी दोस्ती में वो गाड़ी खुद उसको दी थी। अब कोई बंदा, वो झूठा इल्जाम लगा। इसके अलावा और उस पर इल्जाम लगते रहे, जी डकैती कर गया है, जिस तरह टापे चोरी की बड़ी बात है। जो बंदा अपनी गाड़ियों में, मामला आपने तीसरी चौथी बार कह दिया कि मोटरसाइकिल के टापे। देखें, मैंने जिस तरह कहा, ये हमारे वो भाई हैं सब इंस्पेक्टर, वो कह रहे हैं जी वो टापे चोरी करता था। उसका जो लाइफस्टाइल था, हम उसके उस लाइफस्टाइल को देखते हैं। जो उसका बाप अगर 20 ग्रेड में ऑफिसर था, एक्सियन था, तो उसी एक्सियन ने अपने बेटे को 86 में होंडा अकॉर्ड गाड़ी लेकर दी, अप्लाइड फॉर, जिसपे वो यूनिवर्सिटी जाता था। तो क्या डू यू थिंक दैट कि वो टापे चोरी करेगा? ऐसा नहीं था। अब मैं मजहर तिबी का हल्का अहबाब आपको बताने लगा हूं कि वो भी बड़ा जरूरी है। पीर पगाड़ा पाकिस्तान की एक वो सियासी शख्सियत हुई है। उनके बेटे जब मजहर तिबी को मिलने जाते थे जेल में, तो उनकी गाड़ी अंदर जाती थी। मजहर तिबी सुलाखों के पीछे किसी से नहीं मिलता था, वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और सुपरिंटेंडेंट के कमरे में बैठ के उसकी मुलाकात होती थी। अब उसका हल्का अहबाब जरा सुन लें। पाकिस्तान की आज एक आला सियासी शख्सियत आसफ अली जरदारी साहब, वहां तक भी उसके राब्ते थे, और पीपल्स पार्टी के कई आला सेनेटर्स, एमएनए, एमपीएस
उनके वो राब्ते में था। राब्ते कैसे हुए सर? एफसी कॉलेज का पढ़ने वाला एक नौजवान और इतने बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत के साथ कैसे राब्ते बने? बड़ा अच्छा सवाल किया किंजा आपने। देखिए एफसी कॉलेज का जो उसका हल्का अहबाब था स्टूडेंट्स का, वो सारे ही वो उमरा के बच्चे थे। अब वो मजहर तिबी जब थोड़ा सा एक्सपोज हो गया कि ये थोड़ा सा इस लाइन में भी आ गया, जब उसने इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को खासकर मर्डर किया, जला दिया, उसके बाद पकड़ा भी गया, फिर उसकी रिहाई भी हुई, तो फिर मजहर तिबी उस वक्त उसको सजा क्यों नहीं हुई? उसको सजा होनी चाहिए थी अगर वो मुलजिम था, अगर वो किडनैप कर रहा था। आपने बताया कि वो था मुलजिम। उसने कत्ल किया, उसने खुद भी माना। मजहर तिबी उसके बाद जब जेल से रिहा होता है तो फिर मजहर तिबी जो है वो मफरूर हो जाता है। अब उसका यहाँ पर ये प्रैक्टिस है हमारे मुआशरे में। ज़हीरुद्दीन बाबर जिनका मैंने जिक्र किया है, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर कोई 1-2 डकैतियों में पकड़ा जाता है तो हम 100 डकैतियां उस पर डालते हैं। वो इस तरह होता है कि जो नामालूम मुकदमात दर्ज हुए होते हैं, ऑलरेडी पड़े होते हैं, तो वो पुलिस ने उसकी कारकर्दगी तो दिखानी है ना कि ये सारे इसी ने किए हैं। मजहर तिबी जब पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबले में उसको मारा गया, तो उस वक्त ये कहा गया जी उस पे 123 मुकदमात थे, जबकि असल जो उसके मुकदमात थे उनकी तादाद 13 थी। जो वो खुद एक्सेप्ट करता था कि ये मुकदमा जो है मेरे पे जेन्युइन है, बाकी पुलिस ने डाले। मजहर तिबी जब ये सारे मामला उसके हो जाते हैं, कत्ल हो गए, फिर उसने सब इंस्पेक्टर को अगवा करके जलाया, तो वो डबल माइंडेड हो गया। फिर वो पढ़ा लिखा नौजवान था, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। इस दौरान उसकी वालदा जो है उनकी वफात हो जाती है। मजहर तिबी और परेशान हो जाता है। मैं फिर सेकंड बार अपनी ये बात रिपीट कर रहा हूं कि हम किसी क्रिमिनल को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन कोई क्रिमिनल कैसे बनता है ये जरूर बताएंगे, ताकि आइंदा पुलिस भी अपने उन हरबों से बाज रहे कि किसी पर झूठे मुकदमा दर्ज ना किए जाएं। तो मजहर तिबी जो है वो कराची चला जाता है, फिर उसके बाद लाहौर आता है, वजीराबाद, सियालकोट, इधर उधर वो फिर फिरता रहता है। चूंकि पंजाब पुलिस उसके पीछे होती है, उसको पकड़ने के लिए बहुत सी जगहों पे छापे मारे जाते हैं। तो मजहर तिबी का जो हल्का अहबाब मैं बता रहा था, तो पंजाब के गवर्नर रहे हैं, जिस तरह पीर बगाड़ा के दोनों बेटे उसको जेल में मिलने जाते थे तो उनकी गाड़ी अंदर जाती थी। मजहर तिबी जब लाहौर की कैंप जेल में आया, तो फिर किस शख्स ने उसको कहा कि जी मजहर तिबी की पूरी जेल का विजिट करवाया जाए और जो बैरिक उसको पसंद होगी वो दिलवाई जाए। वो हमारे पाकिस्तान के सदर थे गुलाम इसाक खान, उनका दमाद मजहर तिबी का बेस्ट फ्रेंड था। उसने कहलवाया कि वाने सदर से जब फोन आएगा तो पूरी जेल स्टैंड बाई हो जाएगी। तो मजहर तिबी को जब लाहौर कोट लखपत जेल का विजिट करवाया गया, तो उसने वो बैरक चूज की जिसको लॉक कर दिया गया था। वो जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, वो वाली बैरक थी जो मजहर तिबी ने कहा कि मैंने इसी में रहना है। तो फिर अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल था तो वे पुलिस एंड जेलर प्रोटेक्ट हिम, तो उन्होंने वो बैरक खुलवाई और मजहर तिबी को वो बैरक दी जहां पे जुल्फकार अली भुट्टो रहा था, चूंकि वो उसकी मर्जी थी। मजहर तिबी पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद कैदी था जो जेल की छत पर पतंगबाजी भी किया करता था, सियासी अहबाब से दोस्ती होने सियासी अहबाब से दोस्ती होने की। फिर मजहर तिबी वो पाकिस्तान का वाहिद हवालाती था जिसने अपना कैमरा अंदर मंगवाया और जेल की छत पे वो ताहिर प्रिंस, इस तरह के जो लोग थे जो जेल में थे उस वक्त, उनके साथ मिलके लूडो खेलता था, पतंगबाजी करता था, फिर अपनी तस्वीरें उतार के, तो वो उसके पास रिकॉर्ड भी थी जो बाद में फिर सामने भी आई। यानी उसको इस तरह का प्रोटोकॉल वहां पे दिया जाता था। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस वाले को पहले उसने जलाया था क्योंकि उसकी मां के साथ तशद्दुद किया। जो मर्डर हुआ उसमें वो मतलूब था। जी। वो जब उसको पता चला कि मेरी वालदा को ही ले गए, हाँ। तो किंजा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस को ये रवैया नहीं करना चाहिए। हाँ। अगर कोई क्रिमिनल उनको मतलूब है तो उसकी माँ बहन को थाने नहीं ले जाना चाहिए। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है, हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, ये दो भाई अंदरून लोहारी के, जब उनकी पूरी फैमिली को सी कोतवाली में एक बासर शख्सियत ने वहां पर उठवाया, उसकी बहनों को, वालदा को, भाभी को, तो फिर उस शख्स को कत्ल कर दिया गया। तो हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, फिर इन पर जस्टिस निजाम के कत्ल का भी इल्जाम आया। सिंध हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने किया। वो टॉप 10 का ब्रेन कैसे बने जब उनकी माँ बहन बेटी को उठाकर सी कोतवाली ले जाया गया। चौधरी सदीक थे डीएसपी,
जो एक बासर शख्स के कहने पे उन्होंने तशद्दुद किया। तो उसके बाद ये जो आज हमारे मुस्लिम लीग के रहनुमाएं हैं, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, उनके पास ये सारा वाक़या है। वो इन दोनों भाइयों के मोहल्लादार हैं, पुराना जो घर है, तो उनके भी नोटिस में हैं। फिर वो शख्स को उन्होंने कत्ल किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कत्लो-गारत का बाज़ार गर्म किया। एक मुबीन भट्ट था, रावी रोड का, तो वो मुबीन भट्ट 4,000 रुपए महीने पे डोरी बनाने वाले कारखाने में काम करता था। तो जब उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया शफीकाबाद थाने में, उसकी वालिदा ने सूद पे पैसे लिए उसकी जमानत करवाने के लिए, और जब वो जेल से आया तो उसकी वालिदा फौत हो गई। फिर वो मुबीन भट्ट, उसने टीपू ट्रका वाले पे भी फायरिंग की। फिर उसने पूरे पाकिस्तान से भत्ता भी लिया और 50 के करीब किराए के कातिल उसके साथ रहे। इसी तरह भोला सुनयारा, जो गैंगस्टर का ब्रेन माना जाता है, जिसने अपना डेरा बनाया हुआ था लंडी कोतल में, और भोला सुनहरा वो था जिसके पास पुलिस के आला अफसरान भी जाने से डरते थे कि यार फायरिंग कर देगा। लेकिन जब वो छोटा था, अपने बाप के साथ दुकान पे काम करता था, तो उसके बाप पे एक झूठा मुकदमा सियालकोट में दर्ज किया गया, वो जेल में गया। उसकी वालदा जब मिलने जाती थी अपने खावंद को, भोले सुनहरे की वालदा, तो वहां पर एक प्रिजनर, एक सिपाही ने उसकी वालदा को धक्का दिया, वो दीवार में लगी और 1 महीने के बाद उसकी डेथ हुई। लेकिन सर, इस तरह के वाकयात या एक झूठा मुकदमा किसी शख्स पे दर्ज कर देना तो इस बात को डिफेंड नहीं करता कि वो इन फ्यूचर जाके इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाए। देखें, किन्जा जिस तरह चाइना और बाकी जितने भी ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, वहां पे रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, वो ये देखते हैं कि ये क्यों क्रिमिनल बना, वही तो ये वही जो है ना, ये वही इसको देखना पड़ेगा पुलिस अफसरान को, सियासतदानों को। तो इस तरह के जितने भी गैंगस्टर हैं, उनके ऊपर सियासतदानों का, उनके ऊपर पुलिस अफसरान का हाथ होता है। मैं लाहौर की एक दुश्मनी आपको बताता हूँ, ग्वाल मंडी में हीरा गुजर और मकसूद गुजर, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, यानी कि जिनका बचपन इकट्ठा गुजरा, 25 से 30 साल एक ही मोहल्ले में रहे, और दोनों एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे। तो जब एक इलेक्शन आया, तो फिर जो हीरा गुजर था उसने पीपल्स पार्टी का दफ्तर बनाया, जहांगीर बदर मरहूम उनके कहने पे, और जो मकसूद गुजर था उसने मुस्लिम लीग नून का दफ्तर बनाया। और उन दोनों में जो पहली लड़ाई हुई वो 324 था, फायरिंग की गई एक दूसरे के दफ्तर पे सियासी, तो वो मुकदमा दर्ज हुआ और आज उस फैमिली में 19 अफराद कत्ल हो चुके हैं। तो आज तक किसी सियासी जमात ने ये कोशिश नहीं की कि इन दोनों फैमिलीज में सुलह करवा दी जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे को मरवाने में अहम किरदार अदा करते रहे। अच्छा सर, ये एक वाकया है कि 1986 में मजहर तिब्बी ने एक लॉयर की बहन को उसके साथ ज्यादती की या उसका मर्डर किया, वो क्या वाकया है? ये वही जो मैंने आसमी खान इंस्पेक्टर वाला बताया अच्छा, आपको कि वो वो थी लॉयर। बाद में एसपी रिटायर्ड हुई, हाँ, उन्हीं का हस्बैंड था रफीक खान लॉयर, उसकी अच्छा। बहन का मर्डर हुआ, उसमें मजहर तिब्बी का नाम आया। अच्छा। देखें, नाम आया, इन्वेस्टिगेट हुआ, पकड़ा गया, जमानत हो गई, फिर मजहर तिब्बी को सजा होनी चाहिए थी। कौन से ऐसे सियासी शख्सियात थी, कौन से ऐसे पुलिस अफसरान थे जो उसको बचा रहे थे? अगर उसने ये किया सब कुछ तो उसको सजा होनी चाहिए थी। उसके बाद मजहर तिब्बी जो है, अब ये बड़ी सुनने वाली बात है, जिस तरह किन्जा हमने डिस्कस किया कि अगर कोई बंदा सीधे रास्ते पे आना चाहे तो उसको लाने के लिए पुलिस अफसरान को, सियासतदानों को कोशिश करनी चाहिए। तो इसी तरह की एक कोशिश डॉक्टर सईद इलाही, जो बहुत ही मारूफ पर्सनैलिटी हैं और एमएनए रहे हैं, अभी भी वो एक आला सियासी जमात जो है उनका एक बड़ा अहम हिस्सा है, डॉक्टर सईद इलाही। उन्होंने मजहर तिब्बी को ये कहा कि तुम ये सारे काम छोड़ के और तुम गिलगित बल्तिस्तान चले जाओ, और मजहर तिब्बी वहां पे गया, वो चला गया, यहाँ से सारा कुछ छोड़कर वो वहां चला गया। वहां पर जाकर उसने ठेकेदारी शुरू कर दी और वो अपनी एक आसान जिंदगी गुजारना चाहता था। वो इस क्रिमिनल लाइफ से दूर हो चुका था। लेकिन उसके बाद फिर पंजाब के एक गवर्नर थे जिनका बेटा मजहर तिब्बी का बेस्ट फ्रेंड था, वो गिलगित बल्तिस्तान गया और उसको वापस लेकर आया। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ रास्ता। मजहर तिब्बी को गवर्नर पंजाब साबिक के बेटे ने कन्वेंस किया, उसको वापस लाहौर लेकर आया और उसको ये बताया कि पंजाब में, लाहौर में, गुलबर्ग के इलाके में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस वक्त 90s के दौर में, वो उस वक्त वो प्रॉपर्टी जो है वो 50 से 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। और हमारे एक वजीर आला रहे हैं साबिक
उनका बेटा वो मर्डर हुआ और उसमें मजहर तिबी का नाम आया, आईजी साबिक आईजी इस्लामाबाद उनका नाम आया, डॉक्टर सईद इलाही वही जिन्होंने मजहर तिबी को बचाया उनका नाम आया, और भी बहुत सी आला सियासी शख्सियत और पुलिस अफसरान के नाम आए कि मजहर तिबी के साथ मिलके ये जायदाद हथियाने के लिए इन्होंने ये कत्ल करवाया। वो बाद में मजहर तिबी उसमें फिर इश्तहारी हो गया, पुलिस को फिर मतलूब हो गया। तो एक शोबिस की शख्सियत थी सिकंदर शाहीन, उनकी बेटी थी टिमी सिकंदर। अब टिमी सिकंदर की शादी जो है उस पंजाब का जो वजीर आला रहे हैं उनके बेटे से हुई, जिसका बाद में मर्डर हुआ। तो बाज मुसद्दका ज़राए का ये भी कहना है कि जो टिमी सिकंदर थी उसके भी मजहर तिबी से ताल्लुकात बन चुके थे और उसी ने अपने खावंद को कत्ल करवाया जो वजीर आला का बेटा था। उसमें बहुत सी आला सियासी शख्सियत के नाम भी आए। उसके बाद मजहर तिबी जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। तो फिर ये था कि मजहर तिबी, हाँ, एक बड़ी अहम बात कि मजहर तिबी को जब ये पता था कि पुलिस मुझे मारने के लिए मेरे पीछे है, तो वो अपनी गाड़ी में जदीद गन्स और 15 से 20 लाख रुपए हमेशा रखा करता था। अच्छा सर, तिब्बी की ना निजी जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक इंकशाफ ये भी है कि जनरल जियाउल हक का तैयारे हादसे में भी तिब्बी का हाथ था। ये भी बड़ी अच्छी बात की किंजा आपने याद करवा दी है। आज तक सोशल मीडिया पे ये बात है जी, सदर जिया के त्यारे में मजहर तिबी, ये बड़ा सुनने वाला वाकया है कि राना मकबूल जो आईजी रिटायर्ड हुए हैं, वो डीआईजी थे उस वक्त, तो वो राना मकबूल खुद गए जब मजहर तिबी गिरफ्तार हुआ तो उसके पास गए, तो उन्होंने मजाकन ये कहा, उस दौरान सदर जियाउल हक का त्यारा जो है वो क्लैश हुआ था, तो उन्होंने कहा त्यारे भी तेरा आते नहीं, ये उन्होंने हंसते हुए बात की। और उसके बाद उसी राना मकबूल ने हमारे एक अखबार के दफ्तर में बैठ के इस बात की तस्दीक की और उन्होंने बताया ये सोशल मीडिया पर जो काम करने वाले हैं ये उनके लिए भी एक पैगाम है कि भाई इस तरह की बात ना करें। वो मजाकन बात थी कि राना मकबूल जो डीआईजी थे, सेनेटर रहे मुस्लिम लीग नून के, अब वो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मैंने उसको मजाक में कहा कि तुम इतने इतने बड़े काम कर रहे हो, त्यारे तेरा हत्या नहीं। तो वो भी आगे से मुस्कुराया, तो उसने कहा कि नहीं। इसमें बड़ी एक अहम बात, मजहर तिबी इस लेवल पे पहुंच गया हुआ था कि एक इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर फिरोज, मजहर तिबी का जो ताल्लुक है वो एल तशी फैमिली से था और वो इंस्पेक्टर फिरोज भी, वो भी एल तशी थे। अब मजहर तिबी जब मफरूर था तो वो उसी इंस्पेक्टर फिरोज को मारने के लिए उसके घर गया और उसने ये दौरान तफ्तीश बताया कि मैंने जब देखा कि इंस्पेक्टर फिरोज के घर पे वो अलम लगा हुआ है तो मैंने उसको नहीं मारा। अब इंस्पेक्टर फिरोज को इस बात का नहीं पता था। जब वो तफ्तीश कर रहे थे तो इंस्पेक्टर फिरोज मजहर तिबी को ये कहता है कि तेरी किस्मत अच्छी है, तू मेरे हथों बच गए हैं। तो मजहर तिबी ने पुलिस अफसरान के सामने ये कहा कि आप भी जाके अपना सदका दें कि मैं आपके घर गया था लॉन्चर मारने, रॉकेट लॉन्चर मारने, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया था तो आज आप भी कब्र में होते। वो इस लेवल पे चला गया मजहर तिबी जो है। उसके बाद हम आते हैं कि मजहर तिबी जब ये समर हयात टवाना, ये मर्डर जब हुआ, खिजर हयात टवाना थे जो वजीर आला थे, उनका बेटा समर हयात, उसके कत्ल के बाद मजहर तिबी जो है वो पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए चैलेंज बन गया और उसको पकड़ना जो है वो हर पुलिस अफसर ये चाहता था कि मैं पकड़ूं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जी हम काम कर रहे थे, हमने पकड़ा, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो इस लेवल का इश्तहारी होता है उसके लिए कांस्टेबल से लेके आईजी तक अपने ज़राए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चूंकि जिसमें पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसको पकड़ें, तो फिर हर शख्स ये कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हुआ क्या, मजहर तिबी मारा कैसे गया, अब हम उस तरफ आते हैं। अपने ये अहबाब दुश्मन बन गए। यस, उसमें ये हुआ किंजा के मजहर तिबी की एक गर्लफ्रेंड थी, बाज राय का ये कहना है कि वो उसकी मनकूहा थी, उससे शादी हो चुकी थी। वो केनाल व्यू केनाल पे एक घर था जहां पे वो रहायश पजीर थी और शी वॉज प्रेग्नेंट। मजहर तिबी का जो ब्रदर इन लॉ था उस लड़की का भाई जीशान, पुलिस को ये पता चला। अब ये मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस को किसने बताया। जो डीआईजी थे तारिक परवेज, वो डीआईजी रेंज रहे हैं, बहुत बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर थे, उसके बाद सीआईडी में चले गए। तो उनकी एक रिश्तेदार खातून जो है वो उस घर के साथ उनका घर था,
तो उन्होंने अपने उस अजीज डीआईजी तारिक परवेज को ये बताया कि मुझे ऐसे लगता है कि ये साथ वाले घर में जो लड़की रहाइश पजीर है, मजहर तिब्बी की बीवी है। और मजहर तिब्बी को यहाँ पे देखा गया, चूंकि उस वक्त तक वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो चुका था। तो तारिक परवेज साहब ने सीआईडी के जरिए उसकी रैकी करवाई, और उसको जो वो ब्रदर इन लॉ था जिशान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिर उससे पूछा जब, और उसको ये कहा गया कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी बहन को भी मार देंगे, तो तुमने मजहर तिब्बी को पकड़वाना है। तो फिर जिशान वो मजहर तिब्बी के साथ राब्ते में था और पुलिस को पता होता था। उस घर में उसी दिन से पुलिस ने बैठना शुरू कर दिया। छत पे भी पुलिस होती थी और चारों अतराफ पुलिस मौजूद होती थी। फिर मजहर तिब्बी को उसके उसी ब्रदर इन लॉ ने, जिशान ने, ये कहा कि मेरी बहन जो है वो उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है, उसको फौरी हॉस्पिटल लेके जाना है। एंड जिस तरह मैंने कहा कि शी वाज़ प्रेग्नेंट, तो मजहर तिब्बी का भाई, उसका एक हकीकी भाई था जिसपे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था, उसका भाई और 2 उसके दोस्त थे, ये चारों वहाँ पर पहुँचे। और जिस तरह पहले से प्लान था, तो उसी घर के अंदर जैसे ही गाड़ी गई, तो उसकी गाड़ी पे फायरिंग शुरू हो गई और इतनी गोलियां बरसाई गई चारों तरफ से कि जो 4 लोग अंदर मौजूद थे, और बाज राय का ये भी कहना है कि एक और लड़की भी थी गाड़ी के अंदर, वो भी मारी गई। अब अच्छा, भाई भी मारे गए, दोस्त भाई भी मारे गए, दोस्त भी मारे गए, गए। मजहर तिब्बी भी मारा गया। और ये अ, इंतहाई जो मोतबिर जराए हैं, उनका ये कहना है कि जो फायरिंग करने वाले थे, वो डीआईजी तारिक परवेज के जो कमांडो थे, अपने जो कमांडो थे उनके, वो पेश पे थे, बाकी भी फोर्सेस थी, लेकिन जो असल फायरिंग करने वाले थे वो वही थे। अब हुआ क्या कि जब फायरिंग हो गई, उनको पता चल गया कि मजहर तिब्बी साथियों समेत मारा गया है, तो वो गाड़ी जो है वो उस कोठी के अंदर मौजूद थी, जिसको फिर क्रेन के जरिए उसको खींच के बाहर लाया गया और केनाल के पास उस गाड़ी को फेंका गया, और उस गाड़ी पर दोबारा फायरिंग की गई, ताकि जो राहगीर हैं वो ये देख रहे हैं कि जी यहाँ पे पुलिस मुकाबला हो रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उस जैली मुकाबले को असली साबित करने के लिए वो वहां पे दोबारा फायरिंग की गई। फिर अब पुलिस अफसरान जो आज ये कहते हैं कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो उस वक्त मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर हंजरवाल के इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर फारूक, उस मुकदमे में, वो जैली पुलिस मुकाबले के मुकदमे में वो मुद्दई बने। वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो भी उसी गाड़ी में मौजूद नहीं, वो अपने घर में मौजूद थी, जिस जगह पे मुकाबला हुआ उसका ताल्लुक नहीं था। फिर उसको पता चल गया बाद में कि जिशान जो उसका भाई था, सारी मुखबरी उसने की। फिर वो मुकदमा दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ, और मजहर तिब्बी जो है वो उसका जिंदगी का जो बाब है वो खत्म हो गया। लेकिन उसमें बहुत से आला सियासी शख्सियात जो हैं और आला पुलिस अफसरान, वो खुद उसकी सरपरस्ती भी करते थे, उसको इस्तेमाल भी करते थे, और कई ऐसी जगहों पर मजहर तिब्बी उनके लिए भी काम आता रहा। ऐसे पंजाब के बेशुमार गैंगस्टर हैं जिनके सर पे सियासतदानों का हाथ होता है, पुलिस अफसरान का हाथ होता है। तो अगर किंजा ये होना चाहिए कि शुरू में अगर स्नब कर दिया जाए, कोई भी जब जराइम के रास्ते पे आता है तो उसको स्नब किया जाए, उसको प्रमोट ना किया जाए। तो प्रमोट आप, मैं या आम शहरी तो नहीं करते, वो आला सियासी शख्सियात, पुलिस अफसरान खुद करते हैं। और बाद में जब वो उस नहज पे पहुंच जाता है, तो हम एक किताब लिख सकते हैं इस पे, जो पंजाब के गैंगस्टर रहे हैं उनकी सरपरस्ती किसने की, आला सियासी शख्सियात ने, पुलिस अफसरान ने। और जब उन्होंने देखा कि अभी हमारे हाथ से निकल गया, फिर उसके साथी भी छुड़ाने आ जाते हैं और रात को मुकाबला भी हो जाता है, और बाद में मुकदमा दर्ज करके उसको साबित कर दिया जाता है कि ये असली मुकाबला हुआ। अच्छा सर, तो क्या तिब्बी की शादी हुई थी या उसके कोई बच्चे हैं, या जैसे आपने बताया कि ब्लैक ईगल के नाम से गैंग बनाया था, वो अब गैंग कौन सा? देखें, वो ब्लैक ईगल जो है वो हमसे बहुत पहले बनी, लेकिन अगर आज होती तो शायद मैं उसका हिस्सा होता। जो उसकी कॉज थी शुरू में, वेलफेयर फॉर स्टूडेंट, लेकिन बाद में जब वो डीट्रैक हुई, जिस तरह मैंने बताया, हामिद मीर वो खुद भी शामिल थे, लेकिन बाद में वो भी अलग हो गए। अब्दुल्ला मीर, बॉबी, एहसानुल्लाह बॉबी, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट में इसको बनाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसको डीट्रैक कर दिया गया है और ऐसे लोग शामिल हो गए जिसका नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जो नजरियाती लोग थे वो पीछे हो गए। फिर वो ब्लैक ईगल में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने क्राइम की वारदातें की, और उसके बाद जो है वो भी खत्म हो गई। लेकिन आज ये जो बात की जा रही है, ये बड़ी मज़ाक़ा खेज है कि जी मजहर तिब्बी जिंदा है। हाँ, मजहर तिब्बी का एक भाई जिंदा है जो इंग्लैंड में है।
लेकिन वो गैंगस्टर नहीं है जो उसका भाई साथ उसके मरा था, उसके ऊपर भी एक मुकदमा नहीं था। बड़ी अच्छी फैमिली थी। लेकिन हम अपने प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी जुराइम पेशा को जब वो स्टार्ट करता है, तो फिर उसको स्नब भी करना चाहिए, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए और उसको सीधे रास्ते पे वापस लाना चाहिए। बजाए कि उसकी सरपरस्ती करके तो उसको मज़हब-तिब्बी लेवल पे ले जाया जाए और बाद में वो पुलिस अफ़सरान का भी कत्ल करे और सियासतदान फिर भी सरपरस्ती करें, पुलिस अफ़सरान भी सरपरस्ती करें, तो उससे पहले ही हमें उसको रोकना है और उसको सीधे रास्ते पे लाना है। बिल्कुल शहराज साहब, आपने एक बहुत अच्छा हमारे पॉडकास्ट के एंड में एक मैसेज दिया है उन लोगों को कि जो इन जराइम पेशा चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत अच्छा एक मैसेज किया आज के पॉडकास्ट से। फिर वक्त के लिए